तो हाय दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर लॉ ऑफ मोशन। उसमें लॉ ऑफ मोशन में हम लोग को देखना है कि न्यूटन्स ने कौन कौन से लॉ दिए, 3 लॉ दिए, फिर उसके 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस क्या हैं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। वो हम लोग बड़े टॉपिक हैं, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग अभी डिस्कस करते हैं कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो कि उनको वो जो हम लोग नियम पढ़ेंगे, जो लॉज पढ़ेंगे, उनको समझने में हमको क्या होगी, आसानी होगी। तो पहले हम ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं वो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चीज हम लोग को समझना है कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या फर्क है, तो वो हम लोग पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं या फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट समझ लो एग्जांपल के तौर पे एक ए पॉइंट है, एक पॉइंट से एक लड़का दौड़ना स्टार्ट करता है, उसका ये पाथ है। ठीक है, वो आके यहाँ पे रुकता है। ठीक है, अब उसके पास 2 रास्ते थे कि यार तू एक ऐसा जा, ठीक है, ऐसे दौड़ दौड़ गया, या फिर तू इधर से सिंपल ऐसे चलाता। बराबर, एक ये रास्ता था उसके पास और एक ये रास्ता था। ए से बी तक ही जाना उसको, तो एक ये रास्ता था और एक ये रास्ता था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये लड़का जो चलना स्टार्ट किया ए से लेकर के बी तक, तो इसने एक्चुअल में जो पाथ था उसी को ट्रेवल किया ना। पाथ उसने कितना ट्रेवल किया, जो एक्चुअल उसका पाथ था, ये पाथ है एक्चुअल। ठीक है, तो एक्चुअल जो इसकी पाथ है उसी को ट्रेवल कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, दूरी। डिस्टेंस मतलब क्या, एक्चुअल कितना पाथ ट्रेवल किया है। एक्चुअली पाथ ट्रेवल बाय अ पर्सन या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्चुअल पाथ कितना ट्रेवल किया है, एक्चुअली में कितना हुआ है, उसे बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं कि कोई भी एक पॉइंट से 2 पॉइंट के बीच, कोई भी एक पॉइंट से 2 पॉइंट के बीच, मतलब एंड स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, जो स्मॉलेस्ट मिनिमम डिस्टेंस है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब ये 2 पॉइंट ए और बी के बीच में सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, यही है, दूसरा है ही। ठीक है, अब तुम अगर सोचो ऐसे आएंगे तो भी इससे बड़ा है, इससे आओ इससे बड़ा है, मतलब सिर्फ एक ही डिस्टेंस, वो भी स्ट्रेट लाइन। ए और बी से बीच में सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट है, एक ही ऐसा डिस्टेंस है कि जो कि सबसे कम है, मिनिमम से मिनिमम है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्टेंस। क्लियर यहाँ तक कि डिस्टेंस मतलब क्या, एक्चुअल कितना ट्रेवल किया, और डिस्प्लेसमेंट मतलब कि दोनों के बीच में स्मॉलेस्ट कितना होता है पॉइंट। अभी समझते हैं कि यार इनका डायरेक्शन। अब देखो, डिस्टेंस में पहले ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे फिर ऐसे, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन हर बार चेंज होती है, तो इसलिए ये डायरेक्शन लेस क्वांटिटी, इसलिए डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इसके पास डायरेक्शन है क्या, नहीं, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। क्या है, मैग्नीट्यूड। अभी मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे समझ लो 10 kg है कोई भी चीज, या फिर 10 मीटर पर सेकंड है, तो ये 10 क्या हो गया, 10 इसका मैग्नीट्यूड हो गया। 10 क्या होता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का इन शॉर्ट मतलब क्या, तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या कि नंबर्स। क्लियर, नंबर जो होंगे उसे क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। तो इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन है क्या, नहीं, क्योंकि बार बार डायरेक्शन चाहिए, कोई भी डायरेक्शन पर्टिकुलर नहीं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है, पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो इसलिए ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो अब वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या, इसके पास मैग्नीट्यूड भी हो प्लस डायरेक्शन भी हो। ठीक है, मतलब क्या, इसके बाद देखो मैग्नीट्यूड भी रहेगा, कुछ तो डिस्टेंस है, और प्लस इसके पास क्या है, डायरेक्शन भी है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी। अब एक और एग्जांपल समझते हैं। एक लड़का यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ से आया, फिर इसी पॉइंट पे एंड कर दिया। तो अब क्वेश्चन पूछेगा, बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्टेंस मतलब क्या, एक्चुअली कितना पाथ ट्रेवल किया, तो ये इसका जितना भी डिस्टेंस होगा, जितना भी ये नापने पे आएगा, वो इसका ये रहेगा, डिस्टेंस रहेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि वो दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, वो 2 पॉइंट के बीच में जो सबसे कम डिस्टेंस है, उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे कितना डिस्टेंस, 0, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो एक चीज हमको समझना है कि डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो क्या हो सकता है, बट डिस्टेंस कभी भी 0 होगा क्या,
नहीं। चाहे डिस्टेंस, फिर तुम इसको अगर ऐसे राउंड लेकर एक राउंड और मार लो, फिर एक राउंड और मार लो, बराबर, तो भी यहाँ पे डिस्टेंस तो बढ़ता रहेगा क्योंकि वो एक्चुअल जितना पाथ ट्रेवल कर रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट में बी जीरो, वो जीरो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। ये हमेशा ध्यान रखना कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। क्लियर? तो ये हो गया हमको समझना कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या बेसिक डिफरेंस है। अभी नेक्स्ट चीज, इनकी यूनिट क्या है। दोनों को मीटर में ही नापते हैं, दोनों को किस में नापते हैं, मीटर में। इसको भी मीटर में नापते हैं, इसको भी मीटर में नापते हैं, इसको यूनिट को, ये है इनकी। अभी उसके बाद फिर हम लोग इसी से रिलेटेड दो टर्म और पढ़ते हैं, वेलोसिटी और स्पीड। वेलोसिटी और स्पीड, ये दो टर्म्स हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या था, पहले से फॉर्मूला देखते हैं फिर इसको समझते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला। अब इनका बताइए, समझ लो एग्जांपल के तौर पे एक लड़का ए है, इसको पॉइंट सी तक जाने का, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट बी तक जाएगा, फिर पॉइंट सी तक जाएगा। क्लियर? एक लड़का है, ये पॉइंट ए से स्टार्ट किया, बी तक गया, बी से स्टार्ट किया, सी तक गया। इसके पास दूसरा ऑप्शन था कि भाई डायरेक्ट सी तक पहुंच जाए। इसके पास एक ऑप्शन था दूसरा कि डायरेक्ट सी पे चले जाए। समझ लो इसका ये डिस्टेंस था 10, इसका था 10, इसका समझ लो 15, एक फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसको पहले जाने के लिए 5 मिनट इधर लगा, 5 मिनट इधर लगा, ठीक है। तो अब तुमको क्वेश्चन पूछता है कि बताओ, एक लड़का ए से बी तक गया, 10 का डिस्टेंस था यहाँ पे 10 मीटर का, इसको टाइम लगा 5 मिनट। फिर नेक्स्ट इसको बी से सी तक जाने का, इसका भी डिस्टेंस था 10 मीटर, जाने में लगा इसको 5 मिनट, ठीक है। तो अब तुमको बताओ, एक्चुअली ज्यादा टाइम होगा, 5 सेकंड लेते हैं, 5 सेकंड, ठीक है। तो और फिर ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन जो रहेगी वो कितना है, 15 मीटर। अब तुमको क्वेश्चन पूछेगा कि यार बताओ इसकी स्पीड कितनी है, ठीक है, स्पीड कितनी। तो पहले हम लोग स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड भाई की पहले ए से बी तक की इसकी स्पीड कितनी थी, तो ए से बी की स्पीड के लिए क्या करेंगे हम लोग, ए से बी की स्पीड निकालना है। स्पीड के लिए कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कितना है 10, टाइम कितना है 5, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 2। फिर बी से सी तक निकालेंगे, ठीक है, बी से सी, सेम इसका भी 2 आंसर आ जाएगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड यहाँ तक आ जाएगा। अब इनका अगर एवरेज निकालें तो हमको क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड। क्या मिल जाएगा अपने को, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 + 2 अपॉन 2। एवरेज कैसे निकालते हैं, जितनी क्वांटिटी दी है मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड बाय जितनी नंबर्स हैं उसके। जैसे यहाँ पे 2 क्वांटिटी, तो 2 क्वांटिटी दोनों को जोड़ो और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। तो इसका ऑन एन एवरेज स्पीड कितनी, मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ, स्पीड कितनी है यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड। बट यहीं पे अगर पूछा जाए कि वेलोसिटी कितनी है इसकी, तो उसको कैसे निकालें। वेलोसिटी के लिए क्या करना है, अपने को डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है, स्ट्रेट लाइन कितना है 15, टाइम इसको टोटल कितना लगा 10 सेकंड, टाइम इसको कितना लगा टोटल 10 सेकंड इस पाथ में। तो टोटल कितना लगा इसको, स्पीड कितनी हो गई 1.5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ गई 1.5 मीटर पर सेकंड, और इसकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकंड। तो ये फर्स्ट हो गया कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। अब ये क्या होता है वो समझते हैं। इसलिए इसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी और इसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी। मतलब इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं। वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है। मैग्नीट्यूड नहीं भी हो सकता है बट डायरेक्शन इसका मैटर करता है। अब स्पीड और वेलोसिटी क्वेश्चन पूछ सकता है भाई कब सेम आएगा, स्पीड और वेलोसिटी का डायरेक्ट या मतलब कि कब सेम हो सकती है। नॉर्मली चेंज रहती है, स्पीड अलग होती है, वेलोसिटी अलग होती है, लेकिन कब ये सेम हो, अगर वो स्ट्रेट लाइन हो खत्म, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम रहेगा कि नहीं रहेगा,
डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा सीधा कुछ भी हो सकता है। तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रेट लाइन हो तो इस एट द पॉइंट स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। क्लियर, यहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड सेम हो सकते हैं। अब दूसरे केस देखते हैं हम लोग। अभी दूसरा केस देखते हैं कि इस ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव ही होगी स्पीड, कभी भी स्पीड नेगेटिव नहीं होगा। किसकी स्पीड नेगेटिव है ऐसा नहीं होता है, ये नॉर्मली पॉजिटिव ही होती है या फिर जीरो हो सकती है। ठीक है, पॉजिटिव या फिर जीरो। बट वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। वेलोसिटी पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव हो सकती है। क्यों निगेटिव हो सकती है? क्योंकि डायरेक्शन क्वांटिटी है, डायरेक्शन चेंज कर दो वेलोसिटी निगेटिव हो गई। ठीक है, समझ लो पहले ये स्पीड से जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड से ही डायरेक्शन, अभी डायरेक्शन में तो -5 मीटर पर सेकंड। तो जैसे इसकी डायरेक्शन चेंज किए तो इसका ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी में बेसिक डिफरेंस समझा कि ये पॉजिटिव या फिर जीरो हो सकती है, ये पॉजिटिव, जीरो, निगेटिव दो तीनों हो सकते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि यूनिट क्या है इनकी यूनिट मीटर पर सेकंड, दोनों की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो गया स्पीड और वेलोसिटी। अब इसको दिखाते कौन से लेटर से हैं, v, इससे भी नॉर्मल v से दिखाते हैं। इस पे बस एक एरो डालते हैं। एरो मतलब क्या, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसको डायरेक्शन इसलिए वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर एरो दिया है तो वो वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी है, एरो नहीं दिया है तो वो v है, वो क्या है, स्पीड, या फिर सिंपल s से भी दिखा देते करते कभी। ठीक है, बट ये नॉर्मल स्पीड और वेलोसिटी का। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन का मतलब हम लोग ना गलत कंसेप्ट कर समझते हैं, एक्सेलरेशन मतलब क्या, स्पीड बढ़ाना, नहीं, गलत। एक्सेलरेशन का मतलब क्या, वेलोसिटी में चेंज कर देना, खत्म। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम वेलोसिटी में चेंज कर रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो, एक्सेलरेशन कम या ज्यादा कर रहे हो। तो चेंज इन वेलोसिटी ये इंपॉर्टेंट है। तो एक्सेलरेशन को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए। मतलब वेलोसिटी पहले बढ़ी थी तो घटाना है तो भी एक्सेलरेशन का काम पड़ेगा, वेलोसिटी पहले कम थी ज्यादा करना तो भी एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो एक्सेलरेशन करता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या करता है, चेंज वेलोसिटी करता है। अब कोई चीज चेंज हो रही है तो इसके पास दो चीज होगी, एक तो पहले होगा और एक बाद में होगा। तो जो पहले होती है उससे कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, और जो बाद में होती है उससे क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो अब कोई चेंज होता है तो मतलब सिंपल चेंज होगा, इसे दिखाते हैं डेल्टा वी से, तो चेंज इन वेलोसिटी। अब कोई भी चीज चेंज होती है तो उसके पास एक पहले वाली स्टेट होती है और एक बाद वाली स्टेट होती है। तो जो पहले वाली स्पीड होती है उसे क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। पहले वाले क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, और बाद वाले को क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को यू लेटर से दिखाया जाता है और फाइनल को वी लेटर से दिखाया जाता है। तो अब चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल इसका कितना था पहले, v, इनिशियल कितना है, u, तो फाइनल माइनस इनिशियल, इसे हम लोग बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी समझा, v माइनस u। अब ये वेलोसिटी को चेंज होने के लिए क्या लगेगा, टाइम लगेगा। कुछ भी चीज के लिए टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ लगेगा। हर चीज के लिए, कुछ भी चीज अगर दुनिया में है उसको कुछ करना है तो टाइम लगना ही है। तो अब चेंज होगा जब वेलोसिटी तो उसमें क्या लगेगा, टाइम टेकन, मतलब कितना टाइम लगा ये चेंज होने, वेलोसिटी चेंज होने में कितना टाइम लगा, इससे क्या बोलते करते हैं, एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन टी इज इक्वल टू ए। तो ये हो गया फॉर्मूला एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से दिखाते हैं, कैपिटल ए से नहीं। कैपिटल ए से दिखा दिए तो एक्सेलरेशन नहीं, ये एम्पलीट्यूड में आता है, वो बाद में हम लोग देखेंगे एम्पलीट्यूड क्या होता है। बट इसको हमेशा ध्यान रखना, स्मॉल ए से दिखाया था। तो डेल्टा वी अपॉन टी, डेल्टा वी क्या है, v माइनस यू अपॉन टी। तो ये फॉर्मूला हो गया एक्सेलरेशन का। क्लियर, यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी। अब एक्सेलरेशन और क्या होता करता है, अब एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो होगा मतलब क्या होगा, अगर समझ लो एक्सेलरेशन जीरो है तो हम लोग क्या समझते हैं कि अगर इसका एक्सेलरेशन जीरो है तो गाड़ी चलेगी नहीं, गलत।
एक्सेलरेशन 0 है मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। अगर पहले जो वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी है, अगर 10 से जा रही थी 10 ही रहेगा। चेंज होगा क्या यहाँ पे? नहीं। चेंज लाने के लिए कौन चाहिए अपने को? एक्सेलरेशन। तो याद रखना कभी भी कि एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब गाड़ी खड़ी है क्या? नहीं, खड़ी हो सकती है। अगर खड़ी है तो भाई चल नहीं रही है तो एक्सेलरेशन तो 0 ही है इन शॉर्ट। लेकिन गाड़ी चलती हुई गाड़ी में भी एक्सेलरेशन 0 होगा। वो केस कब है? जब उसकी स्पीड ना तो बढ़ रही है नहीं आया तो उसको एक्सेलरेशन नहीं आया, एक्सेलरेशन नहीं आया तो उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी। ये हो गया एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन में इसका फॉर्मूला तो हो गया। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? वेलोसिटी को हम लोग किस में नापते हैं? मीटर पर सेकंड में। टाइम को किस में नापते हैं? सेकंड में। तो इसका फॉर्मूला यूनिट क्या हो जाता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखना एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट होता है एक्सेलरेशन का। अभी एक्सेलरेशन में जब डिक्रीज होता है, एक्सेलरेशन जब डिक्रीज होता है मतलब गाड़ी जब स्लो होती है उसे बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। उसे क्या बोलते हैं? डी एक्सेलरेशन। डी मतलब क्या? डाउनग्रेड करना, मतलब निगेटिव, या फिर इसको निगेटिव भी बोल सकते हो। मतलब एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? पहला तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, पहले समझ लो एग्जांपल के तौर पे एक्सेलरेशन कम हो रहा है मतलब पहले स्पीड कितनी थी? ज्यादा थी। पहले स्पीड ज्यादा थी 50 थी, अभी स्पीड कितनी हो गई? 40। ठीक है, मतलब स्पीड घटी है, स्पीड घटी है। तो अब ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? डी एक्सेलरेशन या फिर निगेटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि घट रही है ना। अगर एक्सेलरेशन का छोटा सा भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो स्पीड वेलोसिटी जो होगी कंटिन्यूसली चेंज होगी। अगर समझ लो बोला जाए इसको कि ये गाड़ी 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही है मतलब हर एक सेकंड के अंदर 0.2 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी हर एक सेकंड के अंदर। अब अगर डी एक्सेलरेशन होगा, निगेटिव एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन निगेटिव है, अगर यहाँ पे साइन माइनस आ गई तो इसका मतलब क्या कि हर एक सेकंड में 0.2 मीटर पर सेकंड से स्पीड इसकी या वेलोसिटी इसकी कम कम होती जाएगी। तो डी एक्सेलरेशन या निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या कि वेलोसिटी वो है कम कम हो रही है, और एक्सेलरेशन मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या कि वेलोसिटी बढ़ रही है। अब जितना क्वांटिटी देगा उतने के अकॉर्डिंग बढ़ेगा या तो घटेगा। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। अभी उसके बाद फिर हम लोग कोई ऐसे सीधा जा रहा है तो इसे बोलेंगे तो स्ट्रेट लाइन। ये तो अपने को समझ में आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन है ये मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है राउंड में तो इसे क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रोल होके जा रहा है, रोल होके जा रहा है तो इसे क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन। ये मोशन के टाइप है, स्ट्रेट लाइन मोशन, इसे रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। दूसरा सर्कुलर मोशन, अब ये बार बार राउंड हो रहा है, रोल हो करके जा रहा है तो इसे क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन बोलेंगे। अब इसमें हम लोग दो इंपॉर्टेंट टर्म देखते हैं, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। ये दोनों में होता है, स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर में भी होता करता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म, अब सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि हम लोग जो स्कूल में ड्रेस पहन के आते हैं उसे यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं? उसे यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं? उसका रीजन क्या है? यूनि मतलब क्या? सिंगल। फॉर्म मतलब क्या? तरह। सिंगल फॉर्म है मतलब क्या कि वो एक ही जैसा है, कपड़ा क्या है? एक ही जैसा। तो एक जिससे सबका कपड़ा यूनिफॉर्म क्या होता है? सबका एक ही जैसा होता है, तो इसलिए इसे क्या होता है? यूनिफॉर्म। तो सेम यहाँ पे यूनिफॉर्म मतलब क्या? वो चेंज होगा क्या? नहीं, वो एक ही जैसे सेम टू सेम रहेगा, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म। ठीक है, तो अब यूनिफॉर्म में क्या होगा कि समझ लो एग्जांपल के तौर पे 5 सेकंड के अंदर अगर ये 10 मीटर चलता है, ठीक है, 5 सेकंड के अंदर 10 मीटर चलता है तो नेक्स्ट 5 सेकंड के अंदर कितना चलेगा? फिर 10 मीटर चलेगा, मतलब टोटल 10 सेकंड के अंदर 20 मीटर। फिर नेक्स्ट 5 सेकंड के अंदर फिर ये 10 चलेगा, फिर नेक्स्ट 5, फिर नेक्स्ट 5, ऐसे इस प्रकार। मतलब क्या कि जितना टाइम लगेगा डिस्टेंस भी सेम होगा। मतलब क्या? डिस्टेंस और टाइम सेम सेम लग रहा है। मतलब कि 5 सेकंड में 10 तो अगले 5 में 10, तो इस पर वो 10 में 20 हो जाएगा, 20 में 30 हो जाएगा, 30 में 40 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मतलब कि अगर तुम सेकंड बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, 5 में 10, 10 में 20, 15 में 30, 20 में 40, तो इस प्रकार से हर 5 सेकंड के अंदर तुम्हारा जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल कवर होगा। तो मतलब क्या कि इन इक्वल टाइम
इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना, उसे यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन बोलेंगे। यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, 0। क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तभी तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। वेलोसिटी चेंज होती तो ये, अगर हर टाइम पे मतलब कि अगर एक्सेलरेशन होता तो हर सेकंड में इसकी स्पीड बढ़ती जाती, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती, तो यहाँ पे बढ़ रही क्या, नहीं। तो मतलब यहाँ पे एक यूनिफॉर्म, जब भी कभी बोले यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म में याद रखना कि वहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, 0, नो एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 होता है। तो ये इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन मोशन ये होता है, इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस। सेम अगर ये केस में देखा जाए सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में भी अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा सीधा सीधा उसी सेम स्पीड से घूम रहा है, सेम स्पीड, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो सेम स्पीड से घूम रहा है, तो हर जगह सेम स्पीड सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर इसकी स्पीड हर वक्त बढ़े, समझ लो इसकी स्पीड 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ रही है, ठीक है, तो मतलब ये यूनिफॉर्म है क्या, नहीं। एक जैसा रहेगी क्या, हर वक्त नहीं, हर जगह बदलती रहेगी, इधर पे कुछ और रहेगी, इधर कुछ और, इधर कुछ और, हर जगह पे बदलते, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझा कि जिसमें इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल ना हो, नॉट इक्वल, ये वर्ड याद रखना। इक्वल टाइम तो इक्वल ही है, समझ लो मैं टाइम फ्रेम देख रहा हूँ, वो मेरे ऊपर है कि मैं टाइम कितने टाइम में कितना देखने चाहता हूँ। और समझ लो मैं 5-5 के सेगमेंट में देखना चाहता हूँ, तो 5-5 के सेगमेंट में सेम सेम डिस्टेंस आना चाहिए। अगर सेम सेम डिस्टेंस आ रहा है उस सेगमेंट के अंदर, तो उसे यूनिफॉर्म बोलेंगे। अगर नहीं आ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। अब मैं 5 सेकंड के, इधर पे 10 था, इधर पे समझ लो 12 हो गया, इधर पे 15 हो गया, तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है क्या, नहीं। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है क्या, नहीं। तो इन इक्वल टाइम नॉट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या फिर नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन। इसका मतलब क्या, अगर नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेशन 0 है क्या, नहीं, मतलब कि कुछ तो एक्सेलरेशन है तभी तो ये भाई चेंज हो रहा है, तभी तो ये चेंज हो रहा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन यहाँ पे मतलब कुछ तो है, थोड़ा बहुत एक्सेलरेशन या तो कम हो रहा है या तो ज़्यादा हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है या तो घट रही है, इस प्रकार से इसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने देख लिया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है, ये क्या है, अभी एक सर्कुलर मोशन है, मतलब कि मैंने एक धागा लिया, वो धागे पे एक पत्थर बांधा और ये पत्थर को ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। तो अब अगर बोला जाए कि सर्कुलर मोशन में स्पीड निकालो, ठीक है, सर्कुलर मोशन, तो कुछ स्पेशलिटी देखते हैं कि सर्कुलर मोशन में क्या खास चीज होती है। अगर ये यूनिफॉर्म है, अगर ये यूनिफॉर्म मतलब एक चीज भाई कि यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, मतलब क्या, इसकी स्पीड कांस्टेंट है। अब यहाँ पे वेलोसिटी का क्या होगा, स्पीड, ये हम लोग जो बात कर रहे हैं ये स्पीड, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या, नहीं। ये हमेशा रखना, चाहे वो सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन भले ही 0 है, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, 0 है, बट इसकी वेलोसिटी है वो ऑलवेज चेंज होती रहती है, हर वक्त इसकी वेलोसिटी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, लेकिन इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, स्पीड, मतलब घूमेगा वो सेम स्पीड से, लेकिन इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी क्या थी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या था, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो समझ लो भाई सेम, क्यों मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, तो एक्सेलरेशन 0 है तो वहां पे स्पीड तो ना तो बढ़नी ना तो घटनी, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम है। बट डायरेक्शन का क्या, डायरेक्शन यहाँ पे हर एक पॉइंट पे चेंज हो। समझ लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन इसकी किस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, क्यों इस डायरेक्शन में, अगर ये समझ लो इसकी पीछे वाली डायरेक्शन में तो ये बॉल ऐसे आती, लेकिन बॉल कैसे जाएगी, समझ लो ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन में, इसका पाथ है तो ऐसे आएगी, तो डायरेक्शन शुड बी इस डायरेक्शन, डायरेक्शन यहाँ पे इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ये बल ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ऐसे, क्योंकि ऊपर चढ़ना। इस पॉइंट पे डायरेक्शन इधर, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर, ठीक है, इस पॉइंट पे इधर,
तो मतलब हर जगह पे देखो डायरेक्शन चेंज हो रहा है बट मैग्नीट्यूड भले ही सेम है, इसलिए वेलोसिटी क्या है, नॉट कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है बट वहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या, नहीं। वहां पे कांस्टेंट क्या है, स्पीड कांस्टेंट है। वहां पे क्या कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। क्लियर यहाँ तक कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसको निकालेंगे कैसे, इसकी स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। स्पीड का मतलब क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड का मतलब क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, ये पत्थर है, ये पत्थर को डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, एक राउंड मारेगा तो जितना डिस्टेंस होगा, तो ये एक राउंड मारेगा मतलब कितना चल के आया ये, तो ये क्या होता करता है, ये रेडियस है अपनी, ठीक है। और ये टोटल कितना होता करता है 2 पाई, मतलब ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 2 पाई r अपॉन टी। तो ये हो गया स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड का फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 पाई r अपॉन टी। यहाँ पे रेडियस तुमको दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा और तुमको पूछेगा इसकी स्पीड कितनी है, वो तुमको फाइंड आउट करना रहेगा। ये हम बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके सारे, तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे सारे फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना। अभी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि अगर ये पत्थर है, ये पत्थर को मैं इस पॉइंट पे छोड़ू, ठीक है। ये पत्थर को मैं ऐसे घुमाया, यहाँ से हाथ से छोड़ दिया मैंने, एक लड़का था यहाँ पे, ठीक है, ये लड़का पकड़ा था इसको, अगर इसने छोड़ दिया, ठीक है, तो क्या होगा इस पत्थर में, तो ये पत्थर कैसे जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, या फिर ऐसे नीचे गिर जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा। तो कभी भी अगर तुमको पूछा जाए कि वो पॉइंट पे क्या होगा, तो क्या करने का, ये जो पॉइंट है उस पॉइंट को लेने का और वहां से एक स्ट्रेट लाइन खींचने का। वहां पे क्या करने की, स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन तुमको क्या दिखाएगा, डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन दिखाएगा, वो ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जाएगा। इसे कैसे निकालते हैं, टेंजेंट खींचते हैं। क्या करते हैं, टेंजेंट। जिस पॉइंट पे तुमको बोला गया कि इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालो, तो वहां पे क्या करना है, तुमको वो पॉइंट बनाना है, वो पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन खींचना है, टेंजेंट खींचना है, तो वो तुमको क्या देगा, डायरेक्शन। तो यहाँ पे ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछा था, ऐसे एक पत्थर को घुमाएगा, इस पॉइंट पे छोड़ा, बताओ पत्थर किधर जाएगा, तो उसके टेंजेंशियल दिशा में जाएगा। किस दिशा में जाएगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा। ये याद रखना, कौन सा डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या फिर सर्कुलर मोशन में क्या क्या चीजें होती है। इक्वेशंस क्या है, तो फर्स्ट जो काइनेमेटिकल है इक्वेशन है वो क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g's। तो अपने पास कितने काइनेमेटिकल इक्वेशन है, 3। न्यूटन ने कितने काइनेमेटिकल इक्वेशन दिए थे, 3। फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g's। तो ये कितने काइनेमेटिकल इक्वेशन हो गए, 3। अब इनका इंपॉर्टेंस ये है कि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं तो कंफ्यूजन क्या आता है कि यार ये 3 क्वेश्चन है, 3 फॉर्मूले हैं, ये 3 फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला यूज करें तो अपने लिए बेनिफिट हो। तो इसको याद रखने का बेसिक तरीका कि ये है क्या। अब याद रखना हमेशा कि जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम लोग कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन को क्या मतलब, एक्सेलरेशन को हम लोग नहीं गिनते हैं, ठीक है। ये क्यों नहीं गिनते, वो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। 10th में यहाँ पे g रहता है तो इसलिए ये होगा, ठीक है। यहाँ पे a है। अभी a ये a क्या है, तीनों में है, तो इसको क्या समझ लेते हैं, कांस्टेंट समझ लेते हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी भी सेम ही है तो इसको भी हम लोग कंसीडर इतना नहीं करेंगे। तो डिफरेंस क्या आता है, तो वेलोसिटी और टाइम, देखो यहाँ पे भी टाइम, देखो ये में इसमें टाइम था, इसमें टाइम था, इसमें टाइम नहीं है, ठीक है। इसमें डिस्प्लेसमेंट है, इसमें डिस्प्लेसमेंट है, इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं। तो इसको नाम दिया गया सबको, ये फर्स्ट इक्वेशन को क्या बोलते हैं, सेकंड इक्वेशन को क्या बोलते हैं, और थर्ड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन का रिलेशन है वो क्या है, वेलोसिटी और टाइम रिलेशन। फर्स्ट क्या है, वेलोसिटी और टाइम रिलेशन। सेकेंड क्या है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम रिलेशन। थर्ड क्या है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो याद रखना फर्स्ट जो इक्वेशन है वो क्या है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सेकेंड जो इक्वेशन है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। और थर्ड क्या इक्वेशन है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। अब क्वेश्चन समझ लो दिया है कि यार एक बॉल है, वो बॉल को मैंने इतना स्पीड से फेंका 50 मीटर पर सेकंड।
ठीक है। अब तुम बताओ ये कितने टाइम के बाद यहाँ पे आके रुकेगी, ठीक है। जैसे मैंने समझ लो बॉल को ऊपर फेंका, तो ऊपर फेंकने के बाद वो बॉल को कितना टाइम लगेगा वहाँ पे आने के लिए, तो रुकने के लिए कितना टाइम लगेगा, फिर वापस जा करके नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे पूछा क्या है, स्पीड दिया है और क्या पूछा, टाइम। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट। अगर यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा होता कि बताओ कितनी हाइट अटेंड करेगी, कितने हाइट तक वो बॉल जाएगी, तो अगर हाइट पूछा तो यहाँ पे वेलोसिटी है और प्लस हाइट के बारे में बात की, हाइट मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला। और यहाँ पे अगर ये पूछा होता कि ये 50 मीटर पर से 50 मीटर का हाइट था, उससे बॉल को नीचे फेंका, तो बताओ जमीन पे कितने टच करेगी, कितने टाइम पे टच करेगी। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया और क्या पूछा, टाइम। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेकेंड। तो क्लियर हुआ कि फर्स्ट कब लगाना है, जब वेलोसिटी टाइम का रिलेशन पूछा जाए तो ये फॉर्मूला लगाना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन पूछा जाए तो ये फॉर्मूला लगाना है, और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का रिलेशन पूछा जाए तो ये फॉर्मूला लगाना। तो ये तीन है काइनेमेटिकल इक्वेशन। इसके बाद है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं 9th का, जो कि है गति संबंधी नियम, ठीक है, मतलब लॉज ऑफ मोशंस। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूटन। अगर न्यूटन के तुमने लॉज ऑफ मोशन और काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़ लिए, फिजिक्स का बहुत सारा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। 10 to 20% पार्ट सिर्फ यही लॉज ऑफ मोशन और फिर काइनेमेटिकल इक्वेशन के द्वारा सॉल्व हो जाते हैं। फिजिक्स के आधे कंसेप्ट और उनके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि यार ये लॉज ऑफ मोशन है क्या और कितने लॉज ऑफ मोशन है। तो न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अभी आज हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये हम लोग इसको पूरा डिटेल में देखेंगे कि यार ये क्यों ऐसा होता है, हर एक वर्ड का मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, क्यों ये वर्ड है, इसके जगह पे दूसरा वर्ड क्यों नहीं है, क्या उसका कंसेप्ट है पूरा, वो हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, एकदम कंसेप्ट आपका फुल क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उसमें से हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं, ठीक है। कौन सा लॉ पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ये क्या होता है हम लोग अभी जस्ट डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो याद रखना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही दूसरा नाम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको समझते हैं कि क्या स्टेटमेंट है और क्यों है। स्टेटमेंट है एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acts on it। ये न्यूटन का स्टेटमेंट, ठीक है। ये स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कंटिन्यूअस मोशन में है तो वो कंटिन्यूअस में ही रहेगा, या फिर अगर या एक भी ऑब्जेक्ट है अगर जो कंटिन्यूअस में, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो मोशन कर रहा है इन अ स्टेट ऑफ मोशन, अगर वो मोशन कर रहा है तो वो मोशन में ही रहेगा। लेकिन कौन सी मोशन में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या कि एक ही साथ, ये नहीं कि बदलता रहे, मोशन बार बार बदलते रहेगा तो वो यूनिफॉर्म मोशन है क्या, नहीं, एक मोशन एकदम कंटिन्यूअस रहा है, ठीक है। ये क्या होता है, इसको हम लोग अभी एग्जांपल से पूरा ये सारे वर्ड्स का मतलब समझेंगे, देखते हैं। अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, जैसे ही उसने पाथ चेंज किया कुछ तो चेंज हुआ होगा, फोर्स डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा जैसे, क्योंकि बिना फोर्स के तो मुड़ ही नहीं सकते। अब मुझे मुड़ना है तो मैं अपने मसल्स के फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, रोटेशन मार रहा हूं तो फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा ना। तो जैसे डायरेक्शन चेंज हुए मतलब कुछ तो लगाऊंगा, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा, ठीक है। अनलेस, जब तक, कब तक ये रहेगा ऐसा कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी चल रही है यूनिफॉर्म मोशन में इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ और स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो वो वही अपना स्टेट बना के रखेगी, या तो रेस्ट में खड़ी है तो खड़ी रहेगी, या तो चल रही है तो एकदम वही सेम स्पीड से आगे स्ट्रेट लाइन चलती जाएगी। कब तक, जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस, ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल अनबैलेंस मतलब क्या
कि उस पे जो फोर्स लगना चाहिए वो बैलेंस्ड नहीं होना चाहिए, मतलब एक साइड ज्यादा होना चाहिए और एक साइड कम होना चाहिए। और वो कहाँ से लगना चाहिए, बाहर से फोर्स कोई लगा, जैसे मैं समझ लो फॉर एग्जाम्पल ये रेस्ट में मैं इसको फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, तो ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है अपना, ये स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर रहा है। पहले ये क्या था, स्टेट ऑफ रेस्ट में था, रेस्ट से मैंने इसको पुश किया तो क्या हो गया, इसमें ये पुश हुआ, उस जगह से फोर्स लगा इसके बाद, तो वर्क किया इसने, तो मतलब कुछ तो काम किया। तो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स जब तक किसी बॉडी में नहीं लगता है, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स जब तक किसी बॉडी में नहीं लगता है, तब तक वो बॉडी अपना स्टेट ऑफ जो जिसमें है, जिस स्टेट में है वो नहीं बदलती है, डज नॉट चेंज इट्स स्टेट। मतलब क्या, फिर से एक बार समझते हैं कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन है स्ट्रेट लाइन में तो वो यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में ही रहेगी। जब कब तक ये रहेगा, जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। जैसे अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लगा, लॉ ऑफ इनर्शिया खत्म, वहां पे लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं लगेगा, यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं लगेगा, न्यूटन फर्स्ट ऑफ लॉ नहीं लगेगा, जैसे उसने एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं बैलेंस्ड हूँ, मेरे ऊपर कोई फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अगर मैं बैलेंस्ड हूँ, ठीक है, मैं बैलेंस्ड हूँ, मैं हिल रहा हूँ क्या, नहीं, तो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है कि मैं रेस्ट में हूँ। अब ये मेरा मोशन हमेशा रेस्ट में ही रहेगा, जब तक मैं अपने मसल्स को ना बोलूं कि या जॉइंट्स को ना बोलूं कि आगे मूव फॉरवर्ड करना है कि नहीं करना है, जब तक नहीं बोलूंगा तब तक होगा क्या, नहीं, क्लियर। तो अब यहाँ पे लेकिन मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मेरे ऊपर कोई फोर्स है क्या, है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हवा है, हवा का मेरे ऊपर फोर्स है, तो हवा का कैसा फोर्स है मेरे ऊपर, ये हवा का ऊपर वाली हवा का नीचे की ओर फोर्स है, ये वाली हवा का इधर का फोर्स है, इधर का फोर्स है, ग्रेविटी मुझे खींच रही है अपनी तरफ नीचे की ओर, फिर ग्रेविटी ऊपर से एक हमारा बॉडी एक नॉर्मल रिएक्शन भी प्रोवाइड कर रही है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, बॉडी नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर रही है। मतलब क्या हो रहा है यार, मेरे ऊपर तो फोर्स लग रहा है तो भी मैं नहीं हिल रहा हूँ, क्यों, बेसिक लॉजिक क्या है कि मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है लेकिन मैं हिल रहा हूँ क्या, तो वहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है कि जो मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है वो कैसा फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स है। यहां से भी जितना फोर्स लग रहा है यहां से भी इतना ही फोर्स लग रहा है, जितना ग्रेविटी मेरे को खींच रही है उतना मेरे को फ्लोर नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है, अर्थ भी मेरे को नॉर्मल रिएक्शन उतना दे रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मेरे को बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। जब तक बैलेंस्ड फोर्स लगेगा तो वो हिलेगा क्या, नहीं, सिंपल लॉजिक इसका ही समझो, मैं इसको भी इधर से दबाऊं इधर से दबाऊं, कहीं हिलेगा क्या ये, नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, बैलेंस्ड फोर्स है, जब तक बैलेंस्ड फोर्स रहेगा तो भी वो बॉडी रिमेन एट रेस्ट है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि उसने एक्सटर्नल बैलेंस्ड फोर्स लिख दिया तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर बैलेंस्ड है तो वो बॉडी हिलेगी नहीं, वहां पे बॉडी हिलेगी ही नहीं, वो उसलिए मेरे एग्जाम्पल ही देख लो, क्लियर। तो ये वर्ड का मतलब समझा कि फोर्स कैसा लगना चाहिए, अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड का मतलब क्या कि एक साइड से फोर्स ज्यादा हो एक साइड से फोर्स कम हो, तो ऑब्वियस बात जिस साइड से फोर्स ज्यादा हुआ वो ज्यादा पुश कर देगा। तो ये समझा एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, क्लियर है यहाँ तक कि एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगा। इसका मतलब ये है क्या कि फोर्स नहीं है यहाँ पे, कोई भी फोर्स है बट वो बैलेंस्ड वे में। अब इस फोर्स को, बैलेंस्ड वे को, फोर्स को मुझे बदलना है तो मुझे कोई बड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा अपने स्टेट को चेंज करने के लिए, क्लियर यहाँ पे। अभी नेक्स्ट दूसरा देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ये क्या होता है। समझ लो कोई इंसान है, ठीक है, वो सीधा इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर वो जा रहा है सीधा सीधा, फिर अगर उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की तो होगा क्या। अब हम लोग बेसिक पे थोड़ा जाते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, अपना क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, कि इनके डायरेक्शन होती करती है, इनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती करती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है। अब इसके बाद हम लोग एक्सेलरेशन देखते हैं, क्या देखते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या कि यहाँ पे वेलोसिटी अपॉन टाइम या फिर चेंज इन वेलोसिटी लेते हैं, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी चेंज मतलब क्या, अब समझ लो ये बंदा यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, ये दौड़ रहा था, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा था, ये बंदा सीधा जा रहा था, अपनी स्पीड कांस्टेंट रखी, अपना स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट रखी, लेकिन ये ऐसे जाने की बजाय ऐसे चला गया। तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुई कि बड़ी नहीं चेंज हुई, चेंज हुई, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी पे डायरेक्शन है,
पहले इसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड थी, अभी डायरेक्शन डाउनवर्ड आ गई, तो अभी डायरेक्शन चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज, एक्सेलरेशन चेंज। क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी डायरेक्शनल क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। जैसे ही एक्सेलरेशन चेंज हुआ वैसे ही फोर्स लग जाएगा वहां पे, क्योंकि फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो इसका कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इसको फोर्स लग गया, यहाँ पे इसको फोर्स लग गया, मतलब लॉ ऑफ मोशन खत्म हो गया। क्योंकि अब बॉडी ये स्टेट है क्या, ये बॉडी अभी क्या है क्या वहां पे, नहीं ना, क्योंकि इसकी स्ट्रेट लाइन में पाथ फ्लो फॉलो नहीं कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी, रिमेन एट रेस्ट रहेगी क्या, या फिर रिमेन इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन रहेगी क्या, नहीं, क्योंकि इसके ऊपर अनलेस एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स लग चुका है। क्योंकि फोर्स लगा तभी तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी ना। यहाँ पे भले उसकी स्पीड 10 पे 10 ही रहेगी, ठीक है, लेकिन चेंज तो हुआ क्योंकि यहाँ पे फोर्स लग गया। जैसे डायरेक्शन चेंज हुआ मतलब कोई ना कोई तो धक्का मारा हुआ, इसकी फोर्स में फोर्स चेंज हुई है। क्लियर यहाँ तक? तो ये वर्ड का भी मतलब समझा कि भाई स्ट्रेट लाइन का मीनिंग क्या है। अभी नेक्स्ट वर्ड का मतलब समझते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि समझ लो ये बंदा यहाँ पे 10 था, तो ये भी यहाँ पे भी 10 रहना चाहिए, यहाँ पे भी 10 रहना चाहिए, यहाँ पे भी 10 रहना चाहिए। क्लियर? जैसे अगर समझ लो कि ये जिसे बोलते हैं यूनिफॉर्म, मतलब क्या, इन अ पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर डिस्टेंस, मतलब कि जितना टाइम 5 सेकंड में 5 मीटर, 5 सेकंड में 5 मीटर, ऐसे फॉर्मूले में चले तो उसे यूनिफॉर्म मोशन बोले। जितना टाइम लगेगा उतना हर बार वही डिस्टेंस कवर होना। लेकिन अगर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो कि पहले 10 था, यहाँ पे हो जाए 5, यहाँ पे क्या होगा, स्पीड क्या हो गई चेंज, वेलोसिटी क्या हो गई चेंज। जैसे ही वेलोसिटी चेंज वहां पे एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जैसे ही वेलोसिटी चेंज एक्सेलरेशन चेंज, एक्सेलरेशन चेंज मतलब वहां पे एक्सेलरेशन आ गया, मतलब वहां पे फोर्स तो है, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, वो तो हर चीज के पास मास है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फिर से फोर्स लग गया, यहाँ पे फिर से फोर्स लग जाएगा, तो फिर यहीं पे प्रॉब्लम हो जाएगी, वो बॉडी अपनी स्टेट नहीं मेंटेन कर पाएगी। स्टेट मेंटेन कर पा रही क्या, नहीं, लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो होगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे फिर से समझा ये वर्ड का मतलब कि कोई भी बॉडी अगर रिमेन एट रेस्ट, अगर रेस्ट है तो अगर जब तक वो रेस्ट रहेगी, कब तक ये बॉडी कोई भी रिमेन रेस्ट में कब तक रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड अनइम्पॉर्टेंट जो नियम होते हैं, जो लॉज होते हैं, उनको एज इट इज लिखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्योंकि इसका हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे कि हर एक वर्ड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट। तो कोई भी बॉडी अगर एक ही पोजीशन में रहना चाहते हैं, उसका एक ही कंडीशन कि भाई उसके ऊपर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगे। फोर्स लगे, बैलेंस लगाओ भाई, जितना लगाना बैलेंस फोर्स लगाओ, दोनों ऊपर नीचे आजू बाजू सब जगह लगाओ तो चलेगा, वो भी तभी भी स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहे। लेकिन जैसे ही अनबैलेंस्ड फोर्स लगा, बॉडी अपना स्टेट चेंज कर देगी। तो यहाँ पे देखो तीनों कंडीशन में बताया कि कैसे बॉडी अपना स्टेट चेंज कर सकती है अगर कोई भी फोर्स लग गया तो पहला रीजन कि भाई वो रेस्ट में रहे। दूसरा रीजन यूनिफॉर्म मोशन, वो भी स्ट्रेट लाइन में रहे। एक तो यूनिफॉर्म हो पहली बार, और दूसरा स्ट्रेट लाइन भी हो, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन से डायरेक्शन चेंज किया तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, फोर्स लग जाएगा। अगर यूनिफॉर्म मोशन नहीं रहा तो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, फोर्स लग जाएगा, फोर्स यहाँ पे फिर से एक्टिव हो जाएगा। तो ये हो गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इसे लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मतलब जैसे बोलते हैं इनर्ट, इनर्ट मतलब क्या कि भाई कुछ काम का बंदा नहीं है, एक ही जगह पे जाके बैठा रहता है, उसे बोलते हैं इनर्शिया। तो मतलब कुछ काम कर रहेगा यहाँ पे, नो, इनर्शिया मतलब एकदम स्टेबल है। तो इसलिए ये क्या था, ये हिल रहा था क्या, नहीं, तो ये इनर्शिया रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका इनर्शिया रहेगा। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्योंकि ये बॉडी अभी तो रेस्ट में है ना, इसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। कि भाई ये ढीठ बंदा है, हिल ही नहीं रहा अपनी जगह से, ठीक है, ये ढीठ बंदा है, चल रहा है तो चल ही रहा है, रुका हुआ है तो रुक ही रहा है, ढीठ बंदा है, चल ही नहीं रहा है। अब इसको ढीठ बंदे को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो धक्का मारो या तो फिर स्टॉप लगा दो। जैसे स्टॉप लगाए तो भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा, उसकी स्टेट चेंज हो गई। या फिर रेस्ट है, जैसे उसको धक्का मारा तो उसकी भी रेस्ट से वो स्टेट चेंज कर लिया अपना। तो ये समझना कि इनर्शिया का इंपॉर्टेंट क्या है, कि अगर कोई बॉडी उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में वो है, रह रही है, उसे इनर्शिया बोले।
क्लियर। इनर्शिया मतलब क्या कि अगर जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में वो अपना स्टेट मेंटेन कर रही है, उसका मतलब क्या, इनर्शिया। तो ये यहाँ पे वही लॉ है कि ये भाई यहाँ पे रख रहा है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इनर्शिया। तो ये हो गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्लियर। इस मोशन में हमको क्या दिया न्यूटन ने बताया कि यार फोर्स की कुछ तो डिफिनेशन है, फोर्स क्या है। तो फोर्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग को हिंट दिया कि व्हाट इज फोर्स क्या है। तो देखो ये फोर्स यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो रहेगा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज फोर्स का डेफिनेशन क्या है और फोर्स का फॉर्मूला क्या है। जो फोर्स का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में डिराइव करेंगे। क्लियर। सो अभी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, आई होप सबको समझा होगा। फर्स्ट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, एक एक बात उसकी समझा होगा कि हर एक वर्ड का मीनिंग क्या था। अब ऐसे ही हम लोग देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, इसे लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलते करते हैं। ठीक है, अब ये क्या है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले उसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर हर स्टेटमेंट का मतलब क्या है वो समझते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज proportional to the applied force and the change of momentum occurs in the direction of the force। ये स्टेटमेंट है न्यूटन का। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो मोमेंटम है, ठीक है, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ये किसके प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम, अप्लाइड फोर्स के। एंड द चेंज इन मोमेंटम, अब ये जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है वो किसके डायरेक्शन में है, जो मोमेंटम है वो चेंज हो रहा है वो किसके डायरेक्शन में है, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में। तो जैसा हमने देखा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसके हर एक वर्ड का मतलब समझा, तो आई होप सबको समझ में आया होगा। अभी हम लोग देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसे लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। अभी सेकेंड लॉ क्या है, तो पहले हम लोग उसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर उस स्टेटमेंट का मतलब क्या है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, मतलब कि जो मोमेंटम में चेंज होगा उसका जो रेट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, अप्लाइड फोर्स के। और जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है वो किसकी डायरेक्शन में, वो ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये इसका मीनिंग। उससे पहले हम लोग समझते हैं भाई मोमेंटम है क्या, मोमेंटम क्या चीज है। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, जैसे तुमने सुना होगा यार कि ये अच्छे मोमेंटम में है, मतलब कि जैसे क्रिकेट जो देखता होगा ये मोमेंटम में है नहीं है, जैसे फॉर्म में है नहीं है, तो मोमेंटम वाला शॉट मार। तो मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ये होता है मोमेंटम। मास तो सबका होता है कांस्टेंट, ठीक है। अब वेलोसिटी मैंने मतलब कि अगर वेलोसिटी तुम बढ़ाओगे तो अपने आप मोमेंटम बढ़ जाएगा, या फिर मास बढ़ाओ तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, दोनों में से एक। बट मोस्टली हम लोग अब कोई भी चीज को पढ़ रहे हैं तो मास तो कांस्टेंट ही समझ के पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन मोमेंटम मास से भी बढ़ेगा, वेलोसिटी से बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मोमेंटम है तो क्या है, मास उसके पास तो नॉर्मल से रहेगी। मतलब अगर मैं चल रहा हूं तो मेरे पास क्या है, मोमेंटम है। देखो फिजिक्स में या फिर साइंस में ऐसे एक एक चीज नहीं होती, जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्या कि मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो पढ़ने की बात हो गई। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, जब रियल लाइफ में आता है ना, तो सब एक ही साथ आते हैं। अब कहीं बताओ कि मास का, यहाँ मास क्या है, मास तो वहां पे उस बॉडी के लिए, सिर्फ उस बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ, उस बॉडी के लिए तो कांस्टेंट ही रहेगी, सिर्फ फर्क क्या है, वेलोसिटी। तो डिफरेंस कौन क्रिएट करेगा मोमेंटम में, वेलोसिटी ही चेंज करेगी ना, वेलोसिटी डिफरेंस क्रिएट करेगी। अब जैसी वेलोसिटी डिफरेंस क्रिएट कर देगी, जैसे वेलोसिटी में बदलाव हुआ, क्यों बदलाव हुआ, क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन लगा हुआ। अब एक्सेलरेशन, जैसे ही एक्सेलरेशन लग जाता है वहां पे फोर्स लग जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि मास
फिर वही कहानी, मास तो कांस्टेंट है, मास तो उस बॉडी के लिए, पर्टिकुलर मेरे बॉडी के लिए, मेरे लिए तो मास वही है। बस अगर मैं वेलोसिटी चेंज करता हूँ, क्यों वेलोसिटी चेंज हुई? क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन आया हो। क्यों एक्सेलरेशन? जब यहाँ पे एक्सेलरेशन है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है मतलब यहाँ पे तो फोर्स लगा हुआ। तो जब प्रैक्टिकली वर्ल्ड में आता है ना, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, तो ये सब चीजें ना कंबाइन होकर आते हैं। ऐसा नहीं कि यार यहाँ पे सिर्फ मोमेंटम है, सिर्फ फोर्स लगा हुआ, सिर्फ मतलब वहां पे 4-5 कंसेप्ट लग करके वो चीजें वहां पे होती रहती हैं। तो हम लोग देखते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम समझ में आएगा कि भाई कि अगर कोई भी बॉडी के पास वेलोसिटी है मतलब वो मोमेंटम में है, ठीक है। अगर वो चल रही है या फिर भाग रही है, दौड़ रही है, तो उसके पास क्या है? मोमेंटम है। अब चेंज इन मोमेंटम क्या हो, चेंज इन मोमेंटम क्या हो वो समझते हैं। अब चेंज इन मोमेंटम क्या हो? मोमेंटम में चेंज होना। मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। अब इसमें चेंज कैसे होगा? कोई भी चीज में चेंज क्या होता है? चेंज मतलब भाई तू पहले कैसा था अब कैसा है। चेंज मतलब क्या होता है कि तू पहले कैसा था और अब कैसा, वही फाइनल माइनस इनिशियल। पहले मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा हूं, तो मेरे नेट कितना बदलाव आया, उसी को क्या बोलेंगे? चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम को कैसे दिखाते हैं? डेल्टा पी। मोमेंटम को कौन से दिखाते हैं? पी से। मोमेंटम को पी वर्ड से दर्शाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट था। कौन से मतलब कि कौन सी क्वांटिटी को कौन से लेटर से दिखाया जाता है? तो मोमेंटम को पी लेटर से दिखाया जाता है। अब चेंज इन मोमेंटम, चेंज को हमेशा डेल्टा, ठीक है, मैथ और फिजिक्स में चेंज डेल्टा का मतलब होता है नॉर्मली चेंज होता रहता है। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या होगा? मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। v क्या है? ये वाला v क्या है? फाइनल। ये वाला u क्या है? इनिशियल। मास तो वही रहेगा, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। मास इंपॉर्ट उस बॉडी के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर दो बॉडी है तो मास तो वहां पे डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अगर दो बॉडी एक ही है, उसमें स्पीड का फेरबदल हो रहा है, तो वहां पे मोमेंटम में चेंज हो जाएगा। तो वहां पे क्या हो जाएगा? मोमेंटम में चेंज हो जाएगा। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू वी, कैपिटल वी, और माइनस मास इंटू यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब इसको समझते हैं। समझ लो कि एक आदमी था, ठीक है। ये आदमी चल रहा है, ठीक है, यहां तक आया। तो इसके पास इनिशियली स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड से। जब यहाँ पे आया तो इसके पास स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे मोमेंटम में चेंज हुआ क्या? हाँ। क्यों मोमेंटम में चेंज हुआ? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुई। क्योंकि मास तो इसका सेम रहेगा, सिर्फ क्या चेंज हुआ? वेलोसिटी चेंज हुआ। जैसे ही वेलोसिटी में चेंज आया वहां पे मोमेंटम आ जाएगा, क्योंकि मोमेंटम मेनली डिपेंड किसके ऊपर है? वेलोसिटी के ऊपर। अगर वेलोसिटी बदलती है, कम ज्यादा होती है, तो वहां पे चेंज हो जाएगा, मोमेंटम में चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही मोमेंटम में चेंज हुआ, तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे समझ में आया कि व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो ये हो गया मोमेंटम का, चेंज इन मोमेंटम का। अब यहाँ पे डेफिनेशन में क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट मतलब क्या? किसी का भी रेट क्या होता है? जैसे यहाँ पे ये केस में क्या है? यहाँ पे रेट मतलब हमेशा नॉर्मली समझने का टाइम। रेट का मतलब क्या? कितने समय में कितना चेंज हो रहा है, कितने समय में कितना चेंज हो रहा है। तो रेट का मतलब क्या होगा यहाँ पे? टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या? कितने समय में मोमेंटम चेंज हुआ, इतना मोमेंटम चेंज जो आया वो कितने समय में। तो उसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या कह देंगे? तो रेट चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, इस क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फिर से देखते हैं। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इज कॉल्ड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब क्या? कि मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है, सॉरी ये रेंज लिखा है यहाँ पे, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है वो कितने टाइम में आ रहा है, उसे क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर है यहाँ पे? अब ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, इसको हम लोग अभी इधर पे अच्छा मतलब कि अभी लॉ को समझते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किससे लिखते हैं? डेल्टा पी। अब रेट ऑफ चेंज है तो डेल्टा टी अपॉन, ठीक है, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। क्या बोला है यहाँ पे? कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किसके प्रोपोर्शनल है? अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है? अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल है।
अप्लाइड फोर्स का मतलब क्या है, जो मैंने बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया। तो अब ये जो फोर्स लगाया है, अब देखो कि यहां से हम लोग को फोर्स की डेफिनेशन निकालते हैं। डेल्टा पी का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल जो मोमेंटम रहेगा अपॉन इनिशियल मोमेंटम। अब ये इसको कांस्टेंट हटाते हैं, यहाँ पे के कांस्टेंट आता है, उसको वैल्यू 1 होके मान के ये फॉर्मूला आता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, F इक्वल टू एम कॉमन है बी माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ एम इंटू ए, बस खत्म। ठीक है, F इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। तो वी माइनस यू अपॉन टी को चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन। सिंपल वही बोला, जैसे वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज हुई तो मोमेंटम चेंज हुआ, मोमेंटम चेंज हुआ वहां पे एक्सेलरेशन आया, वहां पे एक्सेलरेशन आ गया, वहां पे फोर्स आ गया, वहां पे क्या आ गया, फोर्स आ गया। तो ये हो गया फोर्स का फॉर्मूला, F इक्वल टू एम इंटू ए। क्वेश्चन पूछेगा फोर्स कौन से न्यूटन लॉ के मोशन से आया, तो उसकी कंसेप्ट आई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, और उसका फॉर्मूला है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने क्या दिया, फॉर्मूला, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने क्या दिया, उसका कंसेप्ट यहाँ पे दिया। तो ये हो गया हमारा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। अब सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं, द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। इसका मतलब क्या है कि जो मोमेंटम है वो चेंज होगा, वो किस डायरेक्शन में चेंज होगा, जिस डायरेक्शन में तुम फोर्स लगाओ। एग्जाम्पल समझते हैं, ये कार है, ठीक है, ये कार आगे जा रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है, ठीक है। अब ये कार टर्न ली, ठीक है, कार ने क्या लिया, टर्न लिया। जैसे टर्न लिया इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हुई, क्लियर। अब जब ये टर्न लेगी तो कुछ तो टाइम लगेगा, क्योंकि बिना टाइम की कुछ भी चीज दुनिया में हो नहीं सकती, तो टाइम तो चाहिए। तो ये जैसे वेलोसिटी में चेंज किया तो टाइम में चेंज हुआ, जैसे टाइम चेंज हुई तो वहां पे क्या आ गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, पहले मोमेंटम सीधा जा रहा था, अभी मोमेंटम में डायरेक्शन चेंज किया, वेलोसिटी में कांस्टेंट मान रहा हूँ, इसको मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट मान रहा हूँ, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐसे जा रहा है, टर्न हुआ, जैसे ही टर्न हुआ तो इस पर्टिकुलर टाइम पे कि टर्न हुआ तो यहाँ पे एक्सेलरेशन तो आया ही आया होगा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम हुआ है, तो एम वी माइनस एम यू। अब यहाँ पे कुछ तो टाइम लगा है अपॉन टी, तो यहाँ पे वी माइनस यू अपॉन टी। तो अब मैं फोर्स किस डायरेक्शन लगा रहा हूँ, इसको फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, बराबर। तो मेरा इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो ये इधर जा रहा है, तो मोमेंटम भी किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, उधर ही तो चेंज हो रहा है ना। मतलब जिस दिशा में मैं गाड़ी को मोड़ूंगा उसी दिशा में गाड़ी जाएगी, मतलब मैं फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाऊंगा उसी डायरेक्शन में गाड़ी भी मुड़ जाएगी। गाड़ी मुड़ गई मतलब क्या, उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई मतलब क्या, उसका मोमेंटम चेंज हो गया, क्योंकि मास तो उस गाड़ी के लिए कांस्टेंट है। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज किए तो किस डायरेक्शन में चेंज किया, जिस डायरेक्शन में तुमने फोर्स लगा, फोर्स मैंने ऐसे लगाया तो डायरेक्शन भी उस डायरेक्शन में चेंज हुई, जिस डायरेक्शन में डायरेक्शन चेंज हुई उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी चेंज हो गया। समझ में आ रहा है। तो मोमेंटम चेंज कैसे हुआ, जिस डायरेक्शन में उसको फोर्स लगा दूं। क्लियर। तो ये हो गया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अभी हम लोग थोड़ा सा मोमेंटम के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन आता करता है 2 मार्क्स का कि वो मोमेंटम को लिखो, डेफिनेशन, और फिर तो याद कभी भी नहीं करने का, ये जो लॉ है इसको नहीं याद करने का, क्या याद रखने का, बस इतना, खत्म हो गया, ये याद। इसे कैसे पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज, ये रेट हो गया, ये चेंज हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, पी मतलब क्या, मोमेंटम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। जो तुम फोर्स लगाओगे उसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो इसकी डायरेक्शन होगी वो किसके डायरेक्शन में होगी, वो फोर्स के डायरेक्शन, मतलब किस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा, जिस डायरेक्शन में तुम फोर्स लगाओगे। फोर्स जिस राइट में लगाओगे तो राइट में इसका मोमेंटम चेंज होगा, और लेफ्ट में लगाओगे तो लेफ्ट में मोमेंटम चेंज होगा। क्लियर। अभी हम लोग सिर्फ मोमेंटम को देखते हैं। मोमेंटम को पी लेटर से दिखाया जाता है, इसका फॉर्मूला आता है एम इंटू वी, इसलिए इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, मोमेंटम इज डिफाइंड एज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, ये क्या है, प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ये मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक। अभी इसका फॉर्मूले से हम लोग क्या निकालते हैं, इसका कि इसका यूनिट क्या है, इसकी इकाई क्या है वो देखते हैं। मीटर को मास, ये क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मास को किस में नापते हैं हम लोग, केजी, वेलोसिटी किस में नापते हैं, मीटर पर सेकंड, तो इसलिए इसका यूनिट क्या बन जाता है, केजी मीटर पर सेकंड।
तो मोमेंटम का क्या आ गया, मोमेंटम का केजी मीटर पर सेकेंड, ये इसकी क्या हो गई यूनिट। ये कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट, या फिर इसे एमकेएस यूनिट भी बोलते। अगर इसका क्वेश्चन पूछा है सीजीएस यूनिट में बताओ क्या होगा, तो सीजीएस में क्या होगा इसका छोटा, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर, ग्राम को जी से लिखो, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये इसकी क्या होगी सीजीएस यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी केजी मीटर पर सेकेंड, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब एग्जांपल देते हैं कि यार इसको थोड़ा सा और एग्जांपल से समझते हैं कि क्या होगा, कि मोमेंटम कितना इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे समझ लो एग्जांपल है, दो बॉल है, ठीक है, एक बॉल प्लास्टिक की बॉल है और एक बॉल रबड़ की बॉल है, ठीक है। अगर मैं दोनों बॉल को एक तुम्हारे साइड फेंकूं तो होगा क्या, यहाँ पे वजन ज्यादा किसका है, रबड़ की बॉल का, प्लास्टिक की बॉल का क्या वजन क्या है, कम है। तो अब ज्यादा वजन है तो क्या होगा, फिर से वही फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, इसका मास ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा। अगर मैं दोनों को सेम स्पीड, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना है कि क्या पूछा है, अगर सेम स्पीड से फेंका है, अगर उसने सेम स्पीड से फेंका है तो उसका सिर्फ मोमेंटम डिपेंड करेगा कि मास के ऊपर, उसका मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड करना है, मास के ऊपर। तो क्वेश्चन ध्यान समझना कि अगर बोला कि सेम स्पीड, तो पहले देखना भाई कि मास दोनों का सेम है या फिर डिफरेंस। मास डिफरेंस होगा, जिसका ज्यादा मास होगा उसका ज्यादा मोमेंटम होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि अगर दोनों, एक बॉल प्लास्टिक की है और एक बॉल रबड़ की है, अगर मैं दोनों को तुम्हारे साथ तुम्हारे तरफ फेंकूं तो तुमको कौन सी बॉल पकड़ने में आसानी होगी। इसके आंसर तुम कमेंट में लिख करके बता सकते हो। एक दूसरा है, एक साइकिल चला रहा है बंदा और एक कार चला रहा है, दोनों सेम स्पीड से, सामने स्पीड ब्रेकर है, दोनों सेम स्पीड से चला रहे हैं और सामने क्या है स्पीड ब्रेकर। तो तुमको बताना है कि कौन सी गाड़ी रुकने के बाद, मतलब कि जब ब्रेक मारेगा उसके बाद ज्यादा देर दूर तक जाएगी। क्वेश्चन फिर से ध्यान समझना, फिर से एक बाइक है और एक क्या है कार है, ठीक है। तो अब दोनों को सेम स्पीड से मैंने चलाया, तो सामने अगर स्पीड ब्रेकर आया तो तुमको बताना है कि कौन सी गाड़ी ब्रेक मारने के बाद ज्यादा दूर तक जाएगी और कौन सी पहले रुक जाएगी। इसका आंसर भी कमेंट में लिख करके तुम बता सकते हो। तो ये दो क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट में लिख करके बताओ, ठीक है। अभी नेक्स्ट है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमने देख लिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन के। तो फर्स्ट लॉ में हमने देखा था कि अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसमें एक फोर्स नहीं लग रहा तो उसके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, बराबर, एक्सेलरेशन भी नहीं आएगा। अब एक्सेलरेशन नहीं आएगा तो वो तो क्या रहेगा, पहला या तो रेस्ट में, तो रेस्ट में रहेगा। अगर उसकी स्पीड में है, मतलब अगर चल रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। समझ में, कांस्टेंट मतलब क्या, ना तो उसकी स्पीड चेंज होगी, जैसे वो जिस मोशन में था उसी मोशन में रहेगा। हमने फर्स्ट लॉ से देखा। सेकेंड लॉ से हमने क्या देखा था कि सेकेंड लॉ में क्या बोला था कि जो फोर्स है, ठीक है, जो नेट फोर्स रहेगा वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम के। तो सेकंड लॉ हमको ये बताता है जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम के प्रोपोर्शनल। अभी हम लोग इसके आगे का देखते हैं, अभी देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन का मतलब क्या, अभी देखो इसमें हम लोग को बहुत कुछ सीखना है, बस इतना सिर्फ स्टेटमेंट नहीं कि एक एक्शन का दूसरा रिएक्शन हो जाता है, वो इसे निकल, इसे अभी समझना जरूरी है। एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट साइमल्टेनियसली। अब इसका मतलब क्या समझते हैं कि यार तुम एक चमाट में मारो, मैं एक चमाट में मारता हूँ, एक थप्पड़ तुम मारो, एक थप्पड़ मैं मारता हूँ, इसे बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। गलत, ये नहीं एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन फोर्स मतलब क्या, समझ लो ये एक थप्पड़ अगर मैं मार रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे हाथ का ये जो सरफेस और इस ये जो मेरा चिक है गाल का ये जो सरफेस, ये दोनों जो कांटेक्ट में आएंगे वो दोनों के बीच में एक्शन रिएक्शन फोर्स होता रहता है, ठीक है। ये नहीं कि एक चमाट तुम मारो, एक चमाट दूसरा कोई आके मार के जाए तो एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, ऐसा नहीं। तो ये फोर्स जो होते करते हैं, जो न्यूटन का थर्ड लॉ में जो फोर्स बताया गया है, तो उससे बताया गया है कि ये दोनों एक्शन और रिएक्शन के पेयर है। क्या है, एक्शन और रिएक्शन के क्या है, ये एक पेयर है, मतलब एक जोड़ी में पाए जाते हैं एक्शन और रिएक्शन। मतलब क्या, एक एक्शन में रहेगा और दूसरा फोर्स उसके रिएक्शन में रहेगा। एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई एक बॉल है,
दूसरी बॉल आके उसके ऊपर टकरा रही है, ठीक है, एक बॉल है, दूसरी बॉल उसके ऊपर आके टकरा रही है, तो जब ये टकराएगी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जब ये कांटेक्ट पे करेगी तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, यहाँ पे अब ये वाली बॉल क्या करेगी, इसको इस डायरेक्शन में धक्का मारेगी, इस डायरेक्शन में इसका फोर्स लगेगा, तो इस फोर्स को क्या बोलेंगे, एक्शन फोर्स, बराबर। और ये बॉडी फिर क्या करेगी, इस डायरेक्शन में इस बॉल के ऊपर फोर्स लगाएगा, इससे क्या बोलेंगे, रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो एक्शन और रिएक्शन जो फोर्स है वो क्या होना चाहिए, मतलब कि एक्शन रिएक्शन पेयर में ही फोर्स होते हैं। फोर्स कभी भी, कोई भी फोर्स सिंगल एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये लिख रहा हूँ तो मेरा ये हाथ का फोर्स जा रहा है, ये पेन का टिप का फोर्स इधर पे जा रहा है, तो एट द सेम टाइम मुझे ये बोर्ड भी मेरे को रिएक्शन पेयर दे रहा है, रिएक्शन मुझे रिएक्शन फोर्स दे रहा है। तो कोई भी फोर्स होगा, जितने भी फोर्स पता है, सब के सब फोर्स कैसे होंगे, एक्शन और रिएक्शन पेयर में ही होंगे, सिंगल कोई फोर्स होगा क्या, नहीं। तो अब न्यूटन्स लॉ का देखो, ये थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन फोर्स, कोई भी एक्शन फोर्स होगा तो उसके अपोजिट में कौन सा फोर्स होगा, रिएक्शन फोर्स। एवरी एक्शन फोर्स, उसके अपोजिट में क्या होगा, रिएक्शन फोर्स, बट वो इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल। मतलब क्या, ये जितना एक्शन फोर्स लगाएगा, उतना ही ये भी रिएक्शन फोर्स लगाएगा। एग्जांपल समझते हैं और दूसरा, जैसे कोई लड़का खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, पृथ्वी पे एक लड़का खड़ा है, अर्थ है यहाँ पे, अर्थ पे एक लड़का खड़ा है। अब अर्थ इसको खींचेगी, किसको, अर्थ को, ये लड़के को खींचेगी, कितने से खींचेगी, mg। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को हम लोग ग्रेविटी मान लेते हैं, तो कितने से खींचेगी, mg से खींचेगी। अब ये लड़का भी तो अर्थ को खींचेगा, क्योंकि एक्शन है, रिएक्शन होगा, तो एक्शन का रिएक्शन पर, तो अर्थ को लड़का कितने से खींचेगा, mg से। क्लियर हो, लड़के को अर्थ खींच रहा है mg से, अर्थ को लड़का खींच रहा है mg से, तो ये दोनों देखो सेम है, इक्वल, दोनों क्या है, इक्वल, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन है तो पहला हो गया इक्वल होना चाहिए, और दूसरा ये नीचे है, ये अपवर्ड, तो अपोजिट डायरेक्शन होता है। और ये दोनों हमेशा किस में होंगे, पेयर में, ये हमेशा किस में होंगे, पेयर में। देखो ये पेयर में है, ठीक है, कोई भी फोर्स हमेशा क्या होंगे, पेयर में होंगे। तो ये हो गया न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सिंपल। एवरी एक्शन फोर्स, जो भी एक्शन फोर्स रहेगा उसका रिएक्शन फोर्स होगा, वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड उसका कैसा होगा, इक्वल, बट वो डायरेक्शन उसकी क्या होगी, अपोजिट। ये देखो मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट डायरेक्शन क्या है इनकी, अपोजिट। इसी को, यही दोनों फोर्स सेम टाइम पे वो बॉडी पे एक्ट करती है, उसी को क्या बोलते करते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। क्लियर यहां तक। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके कुछ फीचर्स। अभी जो एक्शन रिएक्शन फोर्स होता करता है, ये डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करता है। अब डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करेगा, इसलिए तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर लिए होते तो फिर कोई फोर्स अप्लाइड ही नहीं हो पाता, मतलब मैं धक्का मारता तो वो आगे बढ़ता ही, ठीक है। तो कोई भी जो एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है वो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करता है। तो ये हो गए हमारे सारे न्यूटन्स लॉ के फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर, थर्ड लॉ को एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोल सकते हैं। अभी हम लोग इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट लॉ का एग्जांपल सिंपल है, कोई भी अगर बॉडी अगर स्टेट, जिस स्टेट में रहेगा उसी स्टेट में रहेगा। सेकंड लॉ में, जिसमें सेकंड लॉ में क्या रहेगा कि उसका मोमेंटम चेंज करना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बैट से बॉल को मारना, ठीक है। तो अब ये एक्शन रिएक्शन पेयर भी हो जाएगा। अब बैट से बॉल को मारना मतलब कैसे हो गया, जैसे बॉल को हम लोग मार रहे हैं, ठीक है, बॉल को पहले ऐसे, इसकी डायरेक्शन ऐसी थी, अब बॉल को बैट से मारा तो उसकी डायरेक्शन चेंज, मोमेंटम चेंज, पहले मोमेंटम कम था समझ लो, फिर मोमेंटम ज्यादा हो गया, तो एक्स, ये क्या हो गया कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स लगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही एग्जांपल बैट बॉल का भी हो सकता है। बैट बॉल में कैसे रहेगा इसका एग्जांपल कि जैसे बैट से जब मार रहा हूँ तो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब वहां पे रहेगा तो यहाँ पे भी एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा, ठीक है। जितना बैट बॉल पे फोर्स लगाएगा, बॉल भी उतना बैट के ऊपर फोर्स लगाएगा, वो भी एक्शन रिएक्शन फोर्स में इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। सेकेंड लॉ का और रॉकेट लॉन्चिंग जो होता करता है उसमें भी एक्शन रिएक्शन का फोर्स होता करता है। रॉकेट नीचे अर्थ खींचेगा उसको, और जो उसका जो यहाँ से आग निकलती करती वो उसको अप थ्रस्ट देगा, ऊपर जाएगा, तो एक्शन रिएक्शन फोर्स वहां पे भी सेम हो जाएगा। तो इस प्रकार से थर्ड लॉ ऑफ मोशन खत्म, ठीक है। तो ये आई होप सबको अच्छा समझा होगा, तीनों लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ।